महाभारत में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स की कहानियां हैं, लेकिन कोई भी जरासंध मगध के माइटी किंग जितना इंपोजिंग नहीं है। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। जरासंध एक फोर्स ऑफ नेचर था। उसकी ताकत लेजेंडरी थी। वो पावर और क्रूरटी का सिंबल था। जरासंध एक एम्बिशियस किंग था। उसका सपना था सारे किंगडम्स पर राज करना। वो लड़ाइयां लड़ता था, बहुत सी जमीनें जीतता था। वो अपना एम्पायर फैलाना चाहता था। उसे कोई ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं था। जो भी उसका विरोध करता था वो उसका दुश्मन बन जाता था। उसका राज ग्रैंडर और टेरर दोनों से भरा था। वो एंशिएंट इंडिया में एक डोमिनेंट फोर्स था। उसकी कहानी एम्बिशन, पावर और आखिर में हार की कहानी है। वो हिंदू मिथोलॉजी में एक कंपेलिंग फिगर बना हुआ है। जरासंध के जन्म की कहानी भी उतनी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जितना कि वो खुद। मगध का राजा बृहद्रथ एक हेयर चाहता था। वो अपने थ्रोन का उत्तराधिकारी पाने के लिए प्रार्थना करता था। साल गुजर गए, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर राजा ने ऋषि चांद कौशिक से मदद मांगी। राजा की हालत देखकर ऋषि ने उसे एक मैजिकल फ्रूट दिया। उन्होंने राजा को निर्देश दिया कि वो ये फल अपनी रानी को दे। उन्होंने वादा किया कि इससे उन्हें एक बच्चा होगा। राजा खुश होकर अपने महल लौट आया। उसने फल को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसने अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा फल दिया। रानियों ने वो मैजिकल फ्रूट खा लिया। उन्हें हैरानी हुई, दोनों गर्भवती हो गईं। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी अनयूजुअल थी। दोनों के पास आधा आधा बच्चा था। ये हिस्से लाइफलेस और इनकम्प्लीट थे। रानियां डर गईं। उनका मिसकैरेज हो गया, ये अजीब लाइफलेस फॉर्म्स का। राजा बहुत दुखी हुआ। उसकी उम्मीदें फिर से टूट गईं। टूटे हुए दिल से उन लाइफलेस फॉर्म्स को फेंकने का आदेश दिया। किस्मत से जरा नाम की एक राक्षसी ने उन्हें ढूंढ लिया। वो ये देखकर इंट्रीग्ड हो गई। हर आधा हिस्सा लाइफलेस होने के बावजूद एक अनएक्सप्लेनेबल एनर्जी रखता था। क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर उसने दोनों हिस्सों को एक साथ दबाने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ, दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए। एक जिंदा बच्चा निकला, जोर जोर से रोता हुआ। बच्चा परफेक्टली फॉर्म्ड था। उसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ थी। जरा डर भी गई और अमेज्ड भी। उसे इस बच्चे की पोटेंशियल का एहसास हुआ। उसने उसका नाम जरासंध रखा, जरा से जुड़ा हुआ। जरा बच्चे को राजा बृहद्रथ के पास ले गई। राजा अपना हेयर पाकर बहुत खुश हुआ। उसने जरासंध को क्राउन प्रिंस बना दिया। जरासंध बड़ा होकर एक पावरफुल और एम्बिशियस किंग बना। उसे अपने पिता का किंगडम मिला। वो अपने राज्य को फैलाने का सपना देखता था। वो एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद बन गया। जरासंध एक पावरफुल वॉरियर था, अपने समय में बेजोड़। उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ थी। वो वॉरफेयर में एक्सपर्ट था। उसके पास स्ट्रेटेजिक माइंड था। उसने एक बड़ी आर्मी बनाई जो वेल इक्विप्ड और फियर्सली लॉयल थी। वो नेबरिंग किंगडम्स को जीतने निकल पड़ा। वो पावर और डोमिनेंस की इच्छा से ड्रिवन था। जरासंध अपनी आर्मी की ताकत में विश्वास करता था। वो राजाओं को सिंगल कम्बैट के लिए चैलेंज करता था। उसने उन्हें एक एक करके हरा दिया। उसने उन्हें अपने किले में कैद कर लिया। वो पावर के लिए रूथलेस था। उसने अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उसने हारे हुए राजाओं से ट्रिब्यूट मांगा। उसकी एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। वो जमीन का अकेला एम्परर बनना चाहता था। वो एक टायरेंट बन गया जिससे सब डरते थे। उसके एक्शंस ने एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिस्टेबलाइज कर दिया। उसने पावर के बैलेंस को बिगाड़ दिया। यही उसे आखिरकार धर्मी कृष्ण के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ले जाएगा। इसी दौरान कृष्ण यादव क्लैन में प्रोमिनेंस में आ रहे थे। वो अपनी विजडम, डिप्लोमेसी और कनिंग के लिए जाने जाते थे। वो एक डिवाइन स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने जरासंध के बढ़ते थ्रेट को देखा। वो जरासंध की एम्बिशन से होने वाले डेंजर को समझते थे। वो जानते थे कि जरासंध को रोकना होगा। जरासंध की एम्बिशन सीधे कृष्ण के एलाइज मथुरा के यादवों के लिए खतरा थी। जरासंध के मन में कृष्ण के खिलाफ पर्सनल ग्रज थी। कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का साथ दिया था, जिसे कृष्ण ने मार डाला था। कृष्ण जानते थे कि जरासंध की ताकत बेजोड़ है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बेकार होगा। उन्होंने जरासंध को हराने के लिए अपनी कनिंग और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसने 2 पावरफुल फिगर्स के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी की शुरुआत की। उनके कॉन्फ्लिक्ट ने महाभारत के इवेंट्स को शेप दिया। सेक्शन 6, घेराबंदी में एक शहर। बदला लेने की भावना और पावर की भूख से प्रेरित होकर जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ शहर को घेर लिया। उसने 17 बार हमला किया। हर हमला पिछले वाले से ज्यादा फिरोशियस था। कृष्ण के गाइडेंस में यादवों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे आउटनंबर्ड थे। जरासंध के हमले रिलेंटलेस थे। यादवों को इनसरमाउंटेबल ऑड्स का सामना करना पड़ा। कृष्ण जानते थे कि वे एट्रिशन की लड़ाई नहीं जीत सकते।
उन्होंने महसूस किया कि मथुरा वल्नरेबल है, उन्हें अपने लोगों को बचाने का रास्ता निकालना था। कृष्ण, जो हमेशा स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक डेयरिंग प्लान लेकर आए। उन्होंने पूरे यादव क्लैन को रिलोकेट करने का फैसला किया। वो उन्हें एक नए शहर की सेफ्टी में ले जाएंगे। ये एक डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि ये जरूरी है। यादवों का सर्वाइवल इसी पर डिपेंड करता था। सेक्शन 7, वापसी और द्वारका का उदय। कृष्ण ने द्वारका के आइलैंड फोर्ट्रेस को अपना नया घर चुना। यह एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, समुद्र से घिरा हुआ और आसानी से डिफेंसिबल। उन्होंने मथुरा से मैस एक्सोडस प्लान और एग्जीक्यूट किया। यादव रात के अंधेरे में अपने एंसेस्ट्रल होम को छोड़कर चले गए। जरासंध मथुरा में एंटर करते ही उसे अबैंडन पाया। वो बहुत गुस्से में था। कृष्ण ने उसे आउटविट कर दिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कृष्ण हार नहीं जाता। यादवों ने कृष्ण के लीडरशिप में द्वारका को एक मैग्निफिसेंट सिटी बना दिया। ये प्रॉस्पेरिटी और राइचियसनेस का बीकन बन गया। कृष्ण की स्ट्रैटेजी काम कर गई। उन्होंने अपने लोगों को बचा लिया था। उन्होंने एक नया स्ट्रॉन्ग होल्ड एस्टैब्लिश कर लिया था। इस इवेंट ने कृष्ण की पोजीशन को एक वाइज और केपेबल लीडर के रूप में और मजबूत कर दिया। सेक्शन 8, एक अत्याचारी का पतन। पांडव कृष्ण के सपोर्ट के साथ कौरवों के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जरासंध अपनी विशाल सेना के साथ उनकी प्लान्स के लिए एक बड़ा थ्रेट था। कृष्ण जानते थे कि उन्हें युद्ध से पहले जरासंध को एलिमिनेट करना होगा। कृष्ण ने जरासंध को ड्यूअल के लिए चैलेंज किया। भीम को अपना चैंपियन चुना। ड्यूअल 13 दिनों तक चला। भीम इनक्रेडिबली स्ट्रांग होने के बावजूद जरासंध की मॉन्स्ट्रस पावर के सामने कुछ नहीं था। कृष्ण लड़ाई को ऑब्जर्व करते हुए सप्तली जरासंध की मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ में एक वीकनेस रिवील की। उन्होंने भीम को इशारा किया। सप्तली हिंट दिया कि जरासंध को कैसे हराना है। भीम कृष्ण के सिग्नल को समझते हुए इस वीकनेस का फायदा उठाया। उसने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया और दोनों हिस्सों को ऑपोजिट डायरेक्शंस में फेंक दिया। जरासंध आखिरकार हारकर उसने अपनी अंतिम सांस ली। सेक्शन 9, जरासंध की विरासत। जरासंध की मृत्यु ने एक एरा के अंत का संकेत दिया। उसके टेरर का राज खत्म हो गया। उसकी मृत्यु पांडवों और कृष्ण के लिए एक महत्वपूर्ण विक्ट्री थी। इसने कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी इवेंचुअल विक्ट्री का रास्ता साफ कर दिया। जरासंध की कहानी अनचेक्ड एम्बिशन के डिस्ट्रक्टिव नेचर और पावर की फ्यूटिलिटी की याद दिलाती है। वो एक फॉर्मिडेबल वॉरियर और एक पावरफुल किंग था। फिर भी वो आखिरकार अपने एरोगेंस और कृष्ण की कनिंग से हार गया। एक फॉर्मिडेबल फिगर होने के बावजूद जरासंध की कहानी एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करती है। यह ह्यूमिलिटी, राइचियसनेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के महत्व को हाईलाइट करती है। उसकी हार गुड ओवर इविल की ट्रायम्फ को दर्शाती है, जो हिंदू मिथोलॉजी में एक रिकरिंग थीम है। जरासंध की कहानी आज भी सुनाई जाती है। आने वाली जनरेशंस के लिए एक वार्निंग और एक लेसन दोनों के रूप में काम करती है।